हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी का चैप्टर। आज जो हम करेंगे सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 17। इसमें जो है हम पढ़ेंगे समाजी परिवर्तन के कारक। 17 चैप्टर जो है कई मानने में इम्पोर्टेंट है उन सभी क्लास के बच्चों के लिए जो बच्चे के पास सोशोलॉजी है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे एनआईओएस हो, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड है। अगर उनके पास सोशोलॉजी का चैप्टर है और उनमें सिलेबस जो है समाजी परिवर्तन के कारक है तो ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, समाजी परिवर्तन के आर्थिक कारक। आखिर सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं और इसका क्या महत्व रखता है समाज में। कहते हैं आर्थिक कारक समाजी परिवर्तन की गुणवत्ता और दिशा को प्रभावित करती है, क्योंकि आर्थिक कारण की जो होता है इसकी गुणवत्ता और दिशा को सदैव प्रभावित करती है। हम पहले अपने विश्लेषण और अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों के लिए एक जो है सैद्धांतिक जो विवेचन करके इस कारकों को प्रभाव का अध्ययन भी करेंगे। कहते हैं अगर हम देखा जाए तो कुछ बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है। सबसे पहले है मार्क्स का दृष्टिकोण, दूसरा है औद्योगिकरण का प्रभाव और तीसरा है हरित क्रांति। तो कहते हैं ये सारे कारक जो थे वो समाजी परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व थे। तो सबसे पहले हमारे समक्ष बात आता है मार्क्स का दृष्टिकोण। तो कहते हैं मार्क्स का दृष्टिकोण में समाजी परिवर्तन के आर्थिक सिद्धांत के मुख्य रचनाकार कार्ल मार्क्स है। यानी समाजी परिवर्तन के आर्थिक सिद्धांतों का जो उन्होंने रूल रेगुलेशन दिया था वो कार्ल मार्क्स से ही थे, जिन्होंने सारे दृष्टिकोण इस पे अपना विचारधारा रखा था। उनका विश्वास है कि समाजी परिवर्तन मूल रूप से आर्थिक तत्वों का ही प्रतिफल होता है, यानी आर्थिक कारक ही इनका सारे रूपों का बदलाव के कारण बनता है। उत्पादन का ढंग समाज की सामाजिक संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक पक्षों का जो है निर्धारण सदैव करती है। यानी देखा जाए तो कहते हैं समाज की जो है सामाजिक, ठीक है, ये संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक पक्षों का सदैव ही प्रभावित करती है। मार्क्स ने समाज के विकास को कृषि और साम्यवाद के जो है पूंजी और अदंत समाजवाद में खोज निकाला है। पूंजीवाद ने साम्यवाद में पैदा हुई अंत विरोधी के कारण जन्म भी लिया है। पूंजीवाद ने निहित अंत विरोध के परिणाम स्वरूप पूंजियों से जो है समाजवाद जो है उचित होता है। यानी ये सारे बात विचारधारा जो थी कार्ल मार्क्स की थी, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में बात कहा था कि समाज के विकास की कृषि संभवतः समाज से पूंजीवादी और अंतर समाज में खोज निकालना बहुत जरूरी था। यानी कृषि और पूंजीवादी को जो है कार्ल मार्क्स ने सबसे इम्पोर्टेंट बताया था और इसी कारण समाज का विकास निहित भी होती है। और देखा जाए तो कई समाज जो है पूंजीवादी विचारधारा को अपना के ही आज पावरफुल भी बनी है। कहते हैं उन दो वर्गों में अधिपति उत्पादक इकाइयों को मालिक तथा सर्वहार उन इकाइयों में अधोपति के अधीन श्रमिक के बीच उनके हितों के अनेक द्वंद्वात्मक उद्देश्य के कारण परस्पर टकराने से एक वर्ग संघर्ष उठ खड़ा होता है। यानी जब आपस में कई जो है पीढ़ियाँ आपस में टकराती है, कई समाज आपस में टकराती है, तो कहते हैं द्वंद्वात्मक उद्देश्य के कारण जो है कुछ न कुछ संघर्ष जरूर खड़ी हो जाती है। श्रमिक और पूंजीपतियों के विरुद्ध छेड़ी गई क्रांति जो है पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त कर देगी, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रमिक और पूंजीपतियों के विरुद्ध छेड़ी गई क्रांति पूंजीवादियों की बुराइयों को समाप्त कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
एक समाजी समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त भी होगा, यानी एक देखा जाए तो समाजवादी समाज का जो है निर्माण होगा। एक समाजवादी समाज एक आदर्श समाज होगा, क्योंकि ना कोई वर्ग होगा और न ही कोई संघर्ष। कहते हैं ये होगा कि नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक आदर्श समाज और एक वर्ग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक समाज और एक वर्ग नहीं रहेगा तब तक संघर्ष और ख़त्म होना संभव नहीं है। वर्ग विहीनता तथा राज्य की सत्ता लुप्त हो जाना, ये दो बात एक समाजवादी राज्य के प्रमुख लक्षण होती है। यानी वर्णहीनता, कहते हैं ना आज समाज में संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है वर्ण, और वर्ण की वजह से सदैव ही संघर्ष होता है। और दूसरी जो है संघर्ष होने के कारण राज्य की सत्ता, हर कोई राज्य की सत्ता प्राप्त करने के लिए जो है हर तरह के जो है रूल रेगुलेशन अपनाता है, और हर तरह के जो है रूल रेगुलेशन अपना के जो है देश को जो है गलत रास्तों पर धकेलता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल ही साधारण बात ही है, क्योंकि सत्ता का लुप्त हो जाना ही किसी भी समाज के जो है प्रमुख लक्षण होना चाहिए, और तभी समाज जो है प्रगतिशील भी हो सकती है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है, औद्योगिकरण का प्रभाव। अब देखिए औद्योगिकरण का भी प्रभाव यहाँ देखने को मिल सकता है। कहते हैं यूरोप में 17वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल गई। उसकी गति चाहे विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न रही, पर उसके परिणाम सभी जगह लगभग सामान्य ही देखने को मिला। उनके जो है निम्नलिखित परिवर्तन ध्यान देने योग्य थे और जो एक सतर एक स्थायी बने रहे। उनसे संबंधित कुछ बातें यहाँ पर दर्शाई गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक फैक्ट्री की जो है यहाँ पर रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर जो है इसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए अग्रसर लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कहते हैं जो क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, इसने कई मायने में कई जो है लोगों के हाथ काट दिए, औद्योगिक जो है घरेलू उद्योग समाप्त कर दिए, और कई जगह के लोगों को जो है बेरोजगार भी कर दिए। तो कहते हैं औद्योगिक क्रांति तो कहते हैं आज की मांग थी, क्योंकि हाथों से बना हुआ सभी के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए जो है कुछ सेकंडों में बनने वाले चीज़ लाना बहुत पर्याप्त थी, तभी जाके जो है आज हम जो है इन जनसंख्याओं की जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस औद्योगिक क्रांति के कारण कई चीज़ों में बदलाव हुआ, जैसे कि उत्पादन घरों से निकलकर फैक्ट्रियों में होने लग गई। पहले के उत्पादन जो होते थे दोस्तों घरों में हुआ करते थे, लेकिन आज जो है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में होने लग गए। उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी ने महत्वपूर्ण भूमिका अर्जित कर ली, यानी इसने सिर्फ पूंजी के पर ही अपना ध्यान आकर्षित किया। कार्यबल का व्यावसायिक ढांचा अधिकांश कृषि क्षेत्र की अपेक्षा बढ़कर अधिक बड़े औद्योगिक कार्यबल के रूप में बदल गया, यानी लोगों ने कृषि को त्याग दिया और औद्योगिक को अपना लिया। लेकिन शायद लोग एक बात नहीं जानते हैं कि कृषि के कारण ही जो है कच्चे पदार्थ उनको प्राप्त होगी, और कच्चे पदार्थ नहीं होंगे तो उद्योग भी नहीं चल पाएगा। तो शायद ये बात उनको समझ से परे रही। समाज के सभी क्षेत्रों के लोग औद्योगिक गतिविधियों में लग गए, यानी समाज के प्रत्येक लोग जो थे सारे के सारे जो है ऑफिस और जो है औद्योगिक गतिविधियों में लग गए, जिसकी वजह से कृषि जो था पिछड़ गया। बड़ी संख्याओं में महिलाएं भी घरों से निकल पड़ी और उस कार्यबल में शामिल हो गई जो औद्योगिकरण के रूप में जाना जाता था। धर्म विश्वास आदि जो है बाधाएं दूर हो गई, क्योंकि श्रमिक की मांगें बढ़ गई। कहते हैं धर्म विश्वास आदि की बाधाएं दूर हो गई क्योंकि श्रम की मांगें बढ़ गई थी। उस समय बड़े पैमानों पर शहरीकरण होने लग गया, जिसके बाद सारे विचारधारा भी खत्म हो गई। इससे मौजूदा समाजी ढांचों को बड़े पैमानों पर बदलते हुए एक बड़ी संख्या में परिवहन और संचार जैसे अन्य क्षेत्रों में होने वाली परिवर्तन को बल मिल गया। इन सभी परिवर्तनों को समाजी संबंधों पर जो नाटकीय प्रभाव पड़े और इससे जो अशिष्ट समाजी परिवर्तन घटित हुआ। तो ये सारे के सारे जो थे समाज के बदलने के लिए पर्याप्त थे। यदि देखा जाए नारी मुक्ति इस प्रक्रिया का एक जो है तर्कपूर्ण नियत था। परिवार के भीतरी नारियों की भूमिका उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ बदलती चली गई। आज देखा जाए तो नारी किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं है, हर क्षेत्र में जो है अपना दबदबा बैठा रखी है। इसी के साथ उत्पादन संबंधों में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। नियोक्ता और जो है कर्मचारी के बीच में नजदारी के संबंध की अपेक्षा एक बड़े पैमाने पर ऐसी अव्यक्तिक जो है संबंधशीलता स्थापित हुई जिसमें नौकरी का प्रमुख मानदंड वफादारी न होकर कार्यकुशलता हो गई। आज व्यक्ति कहते हैं कार्यकुशलता का ही बोलबाला है। आज वफादार होना इसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि अगर आप जितना कार्यशील हो, जितना कार्य करते हो, वही आपकी पहचान बन जाती है। चाहे आप ईमानदार हो चाहे नहीं हो, इसका कोई यहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
कहते हैं तीसरी बात अगर देखें तो जाति बंधन कमज़ोर पड़ गई। आज देखोगे तो जाति बंधन जो पहले इतनी मजबूत थी आज बहुत ही कमज़ोर पड़ गई। जो अच्छी भी थी, कम से कम शहरी केंद्र में विभिन्न जाति और धर्म के श्रमिक उत्तरोत्तर बिना हिचक के मिलजुल कर काम करने लग गए। यानी हिचक इनके अंदर खत्म हो गई। आज चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या क्षुद्र हो, कोई भी जात की प्रजाति के लोग हों, सभी मिलजुल कर काम करते हैं, सब में भाईचारे की भावना होती है। तो इससे काफ़ी हद तक समाज को विकसित होने के लिए अग्रसर भी कर दिया। यानी ये काफ़ी इनके लिए जो है देश हित के लिए अच्छा भी रहा। वहीं दूसरी ओर धनिष्ठ जो है पारिवारिक ताने बाने के अभाव में राज्य और जाति संगठन पैदा हुई और इन दो परंपराएं विरोधी क्रियाओं से पैदा हुई सामाजिक परिवर्तन दिखाई देने लग गया। तो कहते हैं इस वजह से परिवर्तन भी काफ़ी देखने को मिला, जो कि बहुत बड़ी समस्या जो है उत्पन्न कर दिया। कहते हैं अपने उत्थान में शहरीकरण कुछ अन्य परिवर्तन लेके आया। यानी कहते हैं अगर ये शहरीकरण उत्थान हुआ तो शहरीकरण के कारण बहुत चीज़ें जो थी अपना सर उठाया। कहते हैं लेन देन ने व्यवसायिक जो स्वरूप धारण कर लिया, जिससे संबंध अधिक अव्यक्त होते चले गए। अस्पताल, स्कूल, छोटे घरों और सुविधाओं के प्रावधान का यह मतलब हुआ कि परिवार पर जो है निर्भरता घटती चली गई। जन परिवहन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन के द्वारा इसे और भी प्रबलता मिल गई और इससे लोग जो है सुव्यवस्थित स्थान जहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध थे वो जाने में समर्थ हो गए। तो आज कहते हैं लोग हर एक क्षेत्र में जाने के लिए वचनबद्ध बन गए और हर क्षेत्र में जाने के लिए अग्रसर भी हो गए। ये सब कारण था जो है औद्योगिकरण, यानी देश में औद्योगिकरण का बल मिला और इससे काफ़ी जो है परिवर्तन देखने को मिला। उसके पश्चात आता है हरित क्रांति। यानी हरित क्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कहते हैं यूरोप में और पश्चिम के अधिकांश भागों में कृषि ने जन और धन दोनों सुलभ करके रख दिया। औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया और भारतीय संदर्भ में किसी तरह जो है औद्योगिकरण अधिकांश रूप में जो है शासकीय नीति का जो है प्रतिफल था। यानी शासकीय नीति के कारण जो था हरित क्रांति आई। विकास के जो है रूसी मॉडल से प्रेरित होकर भारत के जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े पैमानों पर औद्योगिक परियोजनाएं बनाने के लिए भारी संसाधनों का प्रबंधन किया गया। यानी हमारे देश में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी और रूस मॉडल को देख के ही बनाई गई थी। कहते हैं औद्योगिकरण की प्रक्रियाओं से पहले कृषि क्षेत्र में क्रांति हो जानी चाहिए थी, पर इसका कहीं अता पता नहीं था। कहते हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे खाद्य सामग्री की मांग भी सदैव बढ़ती ही रहती है। भारत को अपने बढ़ते हुए लाखों करोड़ लोगों की जो है खाद्य पूर्ति के लिए इसके आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। इस स्थिति में बढ़ती हुई कृषि उत्पादकता की ओर निकट से देखने की जो है चेतावनी दी, अर्थात कृषि उत्पादन बढ़ाने की लालसा उत्पन्न हुई और परिणाम स्वरूप अंततः इसे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन भी सका। इस पहल की जो है परिभाषिक शब्दावली में हरित क्रांति नाम दिया गया। यानी इसको हमने क्या नाम दिया? हरित क्रांति का नाम दिया। कृषि के क्षेत्र में नाटकीय परिवर्तन लाने के कारण इसे यह नाम दिया गया। अब हम हरित क्रांति के द्वारा सामाजिक संबंधों पर बड़े प्रभाव की जांच पड़ताल करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि यह किस तरह सामाजिक परिवर्तन को लाने में सफल हुआ। कहते हैं देश के चुने हुए क्षेत्रों में सन 1960 के दशक के अंत में भारत में हरित क्रांति आरंभ हुई। इस स्तर पर गेहूं पर ध्यान केंद्रित किया गया और अपनाई गई रणनीति में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए पूंजी और प्रौद्योगिकी दोनों का सम्मिलित उपयोग किया गया। उधर मशीन, ऊंची पैदावार वाले बीज, सिंचाई और उर्वरक भूमि की ही भांति प्राय निर्णायक लागत बन गए। बड़े बड़े फर्मों को महत्व भी दिया गया क्योंकि वे मशीनीकृत खेती के लिए उपयुक्त थे। क्योंकि बड़े बड़े खेतों का इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि ये मशीनीकृत करना उनके लिए आसान हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बहुत चौंकाने वाले हुए क्योंकि खेती की उपज उम्मीद से की गई पैदावार की भी पीछे छोड़ गई और भारत शीघ्र ही एक खाद्यान्न आयातक के से एक स्वतंत्र भंडारण करने वाला देश बन के खड़ा हो गया। यद्यपि उत्पादन पूर्व की अपेक्षा बहुत अधिक हुआ तो भी इसका प्रतिफल सभी प्रांतों और समाजों को, सभी वर्गों के लिए आवश्यक रूप से उतना ही सकारात्मक नहीं रहा। लेकिन कहते हैं ये हरित क्रांति जो आई वो कई मायने में ज़रूरी भी थी और उस समय जो है देश की मांग भी थी। अगर देखा जाए यहाँ इस बात को तो कहते हैं बड़े लंबे चौड़े फॉर्म और पूंजी की बढ़ती हुई महत्ता को विशिष्ट लाभ समाज के उस वर्गों को हुआ जिसके पास ये दोनों साधन थे। यानी जिनके पास फॉर्म भी थी, पूंजी भी थी,
उनको बहुत ही लाभ हुआ, क्योंकि कहते हैं उत्पादन से उनको बचाना भी जरूरी था। भूमि पर आधारित संबंधों के कारण एक मालिक और नौकर के समानता ऐसे संबंधित हुए जैसे प्रौद्योगिक क्रांति में होते हैं। तो ये काफ़ी जो है इसका प्रभाव भी देखने को हमें मिला। अगर बात करें दूसरी पॉइंट की, तो यही बात यहाँ उजागर होता है, क्योंकि भूमि सुधार कार्यक्रम देश के प्राय विभिन्न चुनिंदा भागों में ही चलाए गए थे, इसलिए हरित क्रांति भी उन्हीं कुछ चुनिंदा प्रांतों तक ही सीमित रही जहाँ ये कार्यक्रम चलाए गए थे। फलस्वरूप क्या हुआ, इसमें मौसम के अनुसार बड़े पैमानों पर पलायन होने लग गए। जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से लोग फसलों के समय पर पंजाब एवं हरियाणा आने लग गए, जो हरित क्रांति केंद्र बने थे। समाजशास्त्रियों के भाषा में उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के इन परिवारों को कर्तव्य वर्ष के अधिकांश भाग में अब अपने गांव से जो है अनुपस्थित रहने लग गए। इसका पारिवारिक संबंधों पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग जहां पर कहते हैं रोजगार मिलता है उसके लिए अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन इससे जो होता है पीछे बहुत से परिवार छूट जाते हैं, बहुत से संबंध जो है रह जाते हैं। कहते हैं इसके अतिरिक्त एक और विशेष परिणाम यह हुआ कि सामान्यतः राज्यों के बीच में एक जो है विशेष रूप से भूमिपति और भूमिहीनों के बीच में असमानता और बढ़ गई। यानी भूमिपति और भूमिहीन व्यक्तियों में काफ़ी इसमें समानता देखने को मिलती है, क्योंकि भूमिपति अपने भूमि के लिए जाने जा रहे थे और उनमें हरित क्रांति की भावना भी आ गई थी, लेकिन भूमिहीन जो लोग थे उनके लिए कोई भी जो है उत्पादन का साधन नहीं था। अंततः मध्यवर्ती जातियां जिनके जमीनों के सुधार कार्यक्रम को चालू होने से अधिक जो है भूमि सुलभ हुई थी, इस परिवर्तन के सर्वाधिक लाभान्वित हुए और धीरे धीरे वे लोग भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली शक्ति बनकर उद्दीपित हो गए। तो ये काफ़ी ज़रूरी बात यहाँ थी, क्योंकि हरित क्रांति ने कहते हैं भूमिपतियों को जो है काफ़ी लाभ पहुँचाया, लेकिन भूमिहीनों को जो है बिल्कुल ही कहते हैं ख़त्म सी कर दी। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के एक कारक के रूप में शिक्षा, जो सामाजिक परिवर्तन हुआ उससे हमें क्या शिक्षा मिली। कहते हैं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, जबकि एक और यह कि परंपराओं और संस्कृति, ज्ञान और कौशल का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ियों में हस्तांतरित करती है। यानी शिक्षा का जो यहाँ पर बहुत बोलबाला था, क्योंकि शिक्षा के लिए ही हम जो है आगे बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से ये होता है कि हम ये ज्ञान जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित भी करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ियों में हस्तांतरित करने का अर्थ क्या हुआ। जैसे कि मैं आपको सदैव ये बात बोलता रहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक भी स्थानांतरित करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर इससे आपको लाभ मिला है तो दूसरे बच्चों को भी लाभ मिलता है और दूसरे बच्चे भी कुछ समझ लेते हैं। तो ये स्थानांतरित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज्ञान का स्थानांतरित करने से ज्ञान घटता नहीं है, ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, और कहते हैं इससे दूसरे व्यक्ति को लाभ भी होता है। कहते हैं एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता चाहे जो मर्जी हो। कहते हैं अगर एक ही देश में राष्ट्रपति बन के रह जाए तो क्या एक राष्ट्रपति से पूरा दुनिया चल सकता है? संभव ही नहीं है। इसमें हर एक लोगों का जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान है, और कहते हैं महत्वपूर्ण योगदान इसलिए भी रहता है क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं और वो सही रणनीति करना जानते हैं, तभी हमारे देश जो है आगे बढ़ता भी। और समझदार लोग कब होंगे? जब शिक्षित होंगे। लेकिन आप क्या करते हो, वीडियो देख के इग्नोर कर देती हो और इसको आगे बढ़ाने के लिए कभी भी अग्रसर नहीं होती हो। तो इसे कैसे स्थानांतरण किया जाए, ये बहुत बड़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए चिंता का विषय बन के रह गया है। कहते हैं ये बात स्थानांतरित करना जरूरी हर क्षेत्र में होता है। दूसरी ओर यह सामाजिक परिवर्तन का एक एजेंडे के रूप में भी कार्य करती है। नए विचार और जीवन मूल्य इसके द्वारा आरंभ भी किए जाते हैं और वही जो है युवा पीढ़ियों के लिए अनुसरण करने तथा प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य बन जाता है। यानी युवा पीढ़ी क्या करते हैं उसको देख के अनुसरण करते हैं, सीखते हैं, और सीखना ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो ना सीखे तो शायद वो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो है पर्याप्त समय नहीं रहेगा और वो ज्ञान भी दूसरे तक स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। किसी समाजशास्त्री ने शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा है कि शिक्षा प्रौढ़ पीढ़ी लोगों के द्वारा जो अभी प्रौढ़ नहीं हुए हैं उन पर लागू किया गया प्रभाव है। इसका लक्ष्य बालक में उन शारीरिक, वैधिक और नैतिक अवस्थाओं को जागृत है और विकसित करना है जिसकी अपेक्षा उसे सगड़ा समाज एवं
तत्कालिक सामाजिक वातावरण दोनों करते हैं। इस प्रकार समाज की शिक्षा के द्वारा दो लक्ष्य प्राप्त होते हैं और ये दो लक्ष्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली लक्ष्य यही है कि व्यक्तियों के सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप सामाजिक बनाना और ढालना तथा विकसित भी करना। दूसरा है आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुसार उद्योग और प्रौद्योगिकी में जो है विविध कौशल के लिए मानव संसाधनों में जो है संबंधित प्रशिक्षण जैसी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो ये दोनों जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि हम बात करें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की, तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हम जो बात करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की, तो कहते हैं इससे पहले कि हम समाज परिवर्तन के एक तत्व के रूप में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें, शिक्षा प्रणाली के दो विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। एक औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। जो शिक्षा एक विविध स्थापित संस्था में प्रदान की जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जिसे एक व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाकलापों परंपरा चर्चा द्वारा घर में या समाज में ही सीखता है, तो ये प्राप्त करता है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी औपचारिक शिक्षा जो होती है बड़े बड़े संस्थाओं में प्राप्त की जाती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो होती है हम घरों में ही प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा उन समाजों में भी मिलती है जहाँ उपयुक्त नियमित विद्यालय नहीं है या उसका अभाव है, अथवा जहाँ औपचारिक विद्यालय व्यवस्था अभी भी अविकसित है या अधूरी है। आदिवासी और कृषक समाजों में यह स्पष्ट तौर पर होता ही है। इन समाजों में बालक भाषा और कहते हैं परंपरागत रीति कहानियाँ, लोक गीत, संगीत तथा उत्पादक कौशल जैसे पशु चरण, बुनाई करना आदि अपने परिवार के लोगों को देखकर अथवा उससे जो है परंपरा चर्चा करके ही सीखते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं होती है। क्योंकि आज भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है स्कूलों का विकास नहीं हुआ है, चाहे जो है विकास भी हुआ है तो वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। कहते हैं उन्नतशील परिवारों में बच्चे स्कूलों में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। उदाहरण अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार और सामाजिक कौशल तो परिवार के लोग तथा अन्य निकटवर्ती वातावरण के लोगों के व्यवहार को देख के ही अर्जित कर लिया जाता है। लेकिन बहुत सी बातें जो होती बड़े बड़े संस्थाएं ही सिखाती है। आधुनिक शिक्षा को आज हम जिस रूप में जानते हैं, औपचारिक शिक्षा उसी की विशेषता है। इसके प्रमुख अंग कुछ इस प्रकार है। नियमित और मान्य प्राप्त विद्यालय, निश्चित और उचित तरीके से निर्धारित विषय सामग्री और निश्चित नियम और विनियम। कहते हैं अब हम समाजीय परिवर्तन के तत्व के रूप में शिक्षा की भूमिका पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। समाजिक जीवन के विविध पहलुओं पर शिक्षा के प्रभाव को हम जो निम्नलिखित अध्ययन से हम जांच परख कर सकते हैं, जैसे कि समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण, मानव संसाधनों का विकास और सामाजिक स्थिरीकरण और राजनीतिक शिक्षा। तो ये सारे के सारे जो है जांच परख करने के लिए पर्याप्त होते हैं। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक जो आता है समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण। देखिए प्रत्येक समाज का अपना इतिहास है, विरासत है, सांस्कृतिक होती है, जिसे वह सुरक्षित रखने का सदैव प्रयत्न करती ही रहती है। उन्नति के लिए समाजों को अपने कुछ लक्ष्य होते हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज इन दोनों उद्देश्य की पूर्ति करने का सदैव प्रयास करती रहती है। स्कूल बच्चों को एक जो है स्थापित नैतिक पद्धतियों के अनुकूल शिक्षा करते हैं और उन्हें समाज और स्वतंत्र विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों में तालमेल रख सकने हेतु तैयार भी करती है। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक आता है मानव संसाधनों का विकास। देखिए मानव संसाधन कई मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहते हैं शिक्षा जो है मानव संसाधनों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत से संसाधनों को जो है विकास भी कर सकते हैं। यह व्यक्तियों को समाज के लिए वांछनीय उपयुक्त ज्ञान तथा कौशल सिखाती है ताकि वह समाज में महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निर्वाह हेतु स्वयं को समर्थ्य पा सके। साधारण समाजों में परिवार उत्पादन की मूल्य इकाई है। व्यक्ति घर पर ही परिवार के व्यवसाय के लिए वांछनीय हुनर सीखते हैं और इन कौशल तथा हुनरों में जो बढ़ाई गिरी, हस्तकारी, आभूषण निर्माण, धातुओं कार्य कुशल तथा अन्य संबंधित क्रियाएं आती है। पर जो ही समाज विविधता और जटिलता में आगे आए हुए बहुत प्रकार की विशेषताएं, हुनर की आवश्यकताएं वाले बहुत प्रकार के व्यवसाय पैदा हो गए हैं। ये अब घरों पर ही नहीं सिखाए जा रहे हैं। अंततः समाजों ने अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से इसकी बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति की कुशलता को भी दिखाई है। यानी देखा जाए तो कहते हैं आज
हुनर हो या कुछ भी हो, आज बड़े बड़े विद्यालय में ये व्यवसाय चीज़ों को सिखाने के लिए जो है अग्रसर है। देखिए तो वर्तमान शिक्षा संस्थाओं में विविध प्रकार के विशिष्ट विषय जैसे चिकित्सा विज्ञान, जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, प्रबंधन विधि, फोरेंसिक साइंस, भौतिक, जैविक, कृषि, समाज विज्ञान पढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा व्यक्तियों की योग्यताओं के लिए उपयुक्त समाज स्तरों को निर्धारण एवं वितरण को सुनिश्चित भी करती है। शिक्षा के अनुरूप व्यक्तियों को समाज में श्रेणी प्राप्त होती है और यह व्यक्तियों के अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर भी प्रदान करता है तथा अपने पूर्वजों के व्यवसायों से मुक्त भी कर देता है। एक शिक्षा पद्धति से योग्यता धार्मिक मेरिटोक्रेसिस को बढ़ावा देती है और यह योग्य लोगों को समाज में पुण्य स्थान प्राप्त करने के लिए समर्थ भी बनाती है। देखिए दोस्तों, शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति अगर अपने जो है पिता का अगर कार्य को लेता है, सीखता है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो पुराने पद्धतियों को नहीं अपनाता है, वो बहुत कुछ अलग करने की कोशिश करता है और इससे समाज में उसको प्रतिष्ठा भी प्राप्त होता है। कहते हैं अगर विशेष अगाध धार्मिक शिक्षा और प्रौद्योगिक और परिवहन में भारी बदलावों से भौगोलिक गतिशीलता को काफ़ी बढ़ावा मिला है और लोगों को उसने इस योग्यता बनाया है कि वो लंबी लंबी दूरियां पार करके अपने हुनर का कौशल का उपयोग कर सके। भारत से पश्चिम में जा पहुँचे बड़ी संख्या में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर आधुनिक शिक्षा के द्वारा नए द्वार खोले जाने और नए लाभप्रद अवसर सुलभ कराने के लिए प्रबल प्रमाण है। यानी देखा जाए तो कहते हैं शिक्षा ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। कहते हैं लोगों को जो है जागरूक बना दिए हैं और उनको एक नया हुनर भी कौशल भी दे दिया है। कैसे भी हो, एक बात ध्यान देने योग्य है कि आज वर्तमान शिक्षा पद्धति तथा व्यवसायिक गतिशीलता के बूते लोगों को आर्थिक और सामाजिक उन्नति हासिल हुई है तथा उपलब्धियां अर्जित करने के नए नए रास्ते भी मिले हैं, पर इसे पढ़े लिखे और अनपढ़ वर्गों के बीच में एक सामाजिक असमानता बढ़ती ही चली जा रही है। इसी के साथ यह भी अब असामान्य बात नहीं है कि एक परिवार के विभिन्न लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए भी हैं, परिणामित उसके समाज स्तर भी भिन्न होते चले जा रहे हैं। तो ये सारे शिक्षा का ही परिणाम है। शिक्षा राजनीतिक जागरूकता भी लाती है और शिक्षा के माध्यम से सरकार परंपरा जो है समरसता और एकता बनाए रखने के लिए भी नागरिकों को अपने राष्ट्रीय लक्ष्य समझाने का सदैव प्रयास भी करती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को अपने अद्भुत इतिहास तथा संस्कृति से परिचित भी कराती हुई कहते हैं जनतंत्र, स्वतंत्र और समानता के आदर्शों का लोकप्रिय बनाने का प्रयास भी करती है। स्कूल के पाठ्यक्रम में परिवर्तन के विषय में बहस का एक नया मुद्दा राजनीतिक विचारधाराओं के रूप में देखने में शिक्षा का भूमिका का भी है, क्योंकि आज जो है विचारकों का ये विचार है कि शिक्षा में कुछ बदलाव किया जाए तो जो हर जगह होने में अग्रसर होता है। कहते हैं प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन एक सतत और अनंत क्रियाएं हैं, यानी परिवर्तन होना इसमें कोई दो राय नहीं है। परंपरागत तथा आधुनिक सभी समाज लगातार उद्दीपित हो रहे हैं और ये परिवर्तन प्राय धीरे धीरे होते ही हैं। कहते हैं जब तक हम जो है भीतर झांक कर विश्लेषण करने का प्रयास नहीं करते हैं तब तक वे मुश्किलें से ही दिखाई देंगे। कुछ भी हो, अवसर के अनुसार ऐसा घटनाएं घटती है जो समाज में नाटकीय और आकस्मिक परिवर्तन ला देती है। इसलिए इतिहास में कुछ भी क्षण रहे जब तक अकेला व्यक्ति जैसे गांधी अथवा लेनिन ने राष्ट्र और समाज की धारा बदल डाली। तो कहते हैं किसी किसी का विचारधारा जो है बिल्कुल समाज को ही बदल देता है। जैसे आपका विचारधारा किसी व्यक्ति को जो है ज्ञान के मार्गदर्शन करा सकता है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने का लक्ष्य भी आपका होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप देखना मत भूलना। तो ये इसी के साथ दोस्तों जितना हो सके इसको शेयर करना है, ठीक है, जितना हो सके इस पर जो है दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में कोशिश करना है।